गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। क्या निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं? तो देखो, निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। निरक्षीय रेखा वो होती है, इसका मतलब क्या, निरक्षीय रेखा का मतलब है कि जो यदि आपके पास कोई द्विध्रुव है उसके जो लंबवत रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी निरक्षीय रेखा कहलाएगी। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कहां पर अपन P पॉइंट मानेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, आपका डायग्राम बना लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, माइनस क्यू है, और ये आपके पास क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये आपका क्या है, ए पॉइंट है, और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। यदि मैं इसको रेखा को मिलाता हूं तो ये क्या होगा, इसका द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। यदि मैं इसकी दूरी की बात करूं तो ये दूरी तो जो पहले मानी थी ये वही, ये ए है तो ये भी आपकी ए होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 2a हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 2a। क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P मानना है, वहां पर अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले तो अपन ने अक्षीय रेखा पर माना था, तो अक्षीय रेखा ये वाली थी, तो इसके अनुदिश बिंदु P माना था। अब अपन को क्या मानना है, निरक्षीय रेखा पर। तो निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है, ये वाली रेखा जो लंबवत होती है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कोई बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या है, बिंदु P स्थित है। इसकी दूरी कितनी है आपकी, r है। कितनी है, r। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, r दूरी हो गई। क्लियर। तो बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्लियर। तो इन तीव्रता निकालने के लिए अपन को दूरी चाहिए कि दोनों के बीच की। तो दूरी के लिए मैं दोनों रेखा को मिला देता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों रेखा को मिला देता हूँ। तो जो ये वाली होगी ये तो क्या होगी, बीपी, और ये वाली होगी वो क्या होगी आपकी, एपी। क्लियर। अब इसकी जो दिशा की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन इसकी दिशा की बात करते हैं। तो वो बताइए मुझे, ध्यान दीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो आपकी दिशा क्या आएगी, ये प्लस क्यू है यानी बाहर जाते हुए। तो अपन देखो, इसकी दिशा है यानी इसकी दिशा क्या होगी, बीपी के अनुदिश, यानी जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी आपकी, E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E1, या फिर आप मान सको तो क्या मानो, EB मान लो। ठीक है, क्या मान लो, EB। यानी जो इस प्लस क्यू आवेश के कारण, बी पॉइंट के कारण जो दिशा होगी वो क्या होगी आपकी, ये वाली होगी। और यदि ये क्या है आपका, माइनस क्यू आवेश स्थित है, ये क्या है आपका, कोई माइनस क्यू आवेश स्थित है। यदि ये आपके पास कोई माइनस क्यू आवेश स्थित है तो इस पर, इसके कारण यदि विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू यानी इसकी दिशा अंदर आते हुए होगी। यानी जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी आपकी, ये वाली होगी। क्या होगी, ये वाली होगी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ EA या E फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यानी देखो, प्लस क्यू आवेश की वजह से जो बी होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी इसकी दिशा बी से पी के अनुदिश होगी। और यदि मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूं तो ये क्या होगी, पी से ए के अनुदिश होगी। क्लियर। तो ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या, एक बार मुझे ये बताइए। ठीक है, आ गया होगा। अब मुझे ये बताइए कि ये आपके पास एक घटक EB जा रहा है और एक घटक EA जा रहा है, तो इसको मैं घटकों में भी तोड़ सकता हूं, तो वो अभी अपन आगे बात करेंगे। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आप ये डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखना क्योंकि मैं इसके घटक बनाऊंगा। तो ये डायग्राम बनाइए और पहले इस डायग्राम की थ्योरी लिखिए, फिर अपन इसकी डेरिवेशन को करते हैं। बना दिया, लिखिए। माना कि, इसके डायग्राम के बारे में लिखिए। माना कि एक द्विध्रुव AB है, माना कि एक द्विध्रुव AB है, माना कि एक द्विध्रुव AB है जिस पर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश, माना कि एक द्विध्रुव AB है जिस पर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश परस्पर 2a दूरी पर स्थित है, जिस पर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश परस्पर 2a दूरी पर स्थित है, तथा विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, तथा विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, तथा विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, तथा O से
स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है तथा O से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, O से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। देखो O से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखता हूँ। तो देखो यदि प्लस क्यू आवेश के कारण, समझना एक बार इसको, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, देखो यहाँ पे ई वो जो आएगा, ई कौन सा ले रहे हैं अपन, ई बी पॉइंट के कारण ले रहे हैं या प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूँ ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तो क्या आएगा, के वाली टर्म आएगी। फिर क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू आ जाएगा, क्यू कौन सा है आपके पास, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। अब आर स्क्वायर, तो आर कौन सा आएगा, मुझे ये बताइए कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले, मतलब जो दूरी आएगी वो कौन सी आएगी, इसके और इसके बीच की दूरी आएगी, यानी कौन सी आएगी, बी से पी। तो इसकी जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, बी से पी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इसकी दिशा की बात करूँ, यदि मैं इसकी दिशा की बात करूं तो देखो इसकी दिशा क्या आएगी, जो इसकी दिशा है बी से पी के अनुदिश होगी, क्या होगी, बी से पी के अनुदिश, बी से पी के अनुदिश। क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, बी से पी की अनुदिश होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ बी पी की वैल्यू, क्या निकालता हूँ, बी पी की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ए है, ये क्या है आपका, लंबवत है, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये लंबवत हो जाएगा, ये आपका ए है, ये आर है। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ट्राइंगल बी ओ पी से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ये आप जानते हो पहले से ही। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बी और पी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, बी और पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे यदि बी पी स्क्वायर निकालूंगा, आधार स्क्वायर क्या आएगा, आधार क्या है आपका, ए स्क्वायर है, तो आधार क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस का लंब क्या आ जाएगा, लंब क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर। और यदि मैं यहाँ से ये वाला स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर, या एक बार आप ऐसे स्क्वायर रहने दो, ठीक है, ये स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, बी पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं देखो बी पी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, तो मैं यहाँ पे ये ई बी रख सकता हूँ कि ई बी क्या आएगा आपका 1/4πε0, ये क्यू आ जाएगा। बी पी की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर। ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, बी से पी के, बी से पी की और दिशा आएगी वो क्या आएगी, बी से पी की ओर। क्लियर। अब दूसरा क्या लेते हैं अपन, दूसरा लेते क्या, ई ए, यानी देखो ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। यदि मैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ए पॉइंट की वजह से हो रही है, इसलिए मैंने ई ए लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब क्या होगा, क्यू, तो क्यू ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यू मत लेना, क्योंकि ये माइनस क्यू तो क्या बताएगा, केवल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इसकी अलग होगी, ठीक है। तो क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी, अब दूरी क्या है यहाँ पे, दूरी क्या है यहाँ पे, ए से पी, यानी इसकी दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, ए से पी का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि मैं इसकी दिशा की बात करूँ तो देखो इसकी दिशा कौन सी है, माइनस क्यू आवेश है, दिशा अंदर आते हुए होगी, इसके अंदर आते हुए, तो P से A की ओर, यानी जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। अब यदि यहाँ पे मैं ए पी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो देखो ए पी भी आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे मैंने ट्राइंगल ये वाला कंसिडर किया था। अब ये ले लेता हूँ ओ ए ओ पी से, तो इसमें भी वही कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, ए से पी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ए से पी का स्क्वायर। आधार कितना है आपका, ए स्क्वायर, तो ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी,
पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, ठीक है। तो देखो ये तो आपका हो गया क्या, ई ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ई बी हो गया। अब देखो इसमें चेंजेस क्या आ रहा है, ई बी और ई ए का मान देखो एक बार, 1/4πε0 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। केवल चेंजेस क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो आ रहा है केवल इसकी दिशा का, किसकी, बी से पी की ओर, यानी बी से पी की ओर इधर जाते हुए, और इसकी दिशा क्या है, इधर इधर आते हुए, यानी जो चेंजेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये दिशा का चेंज आ रहा है, वो भी कहाँ से, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। तो एक बार इतना लिखिए, अब फिर अपन इसके घटक की बात करते हैं। जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इतना लिखिए एक बार। लिख दिया, चले आगे। अब मैं किसकी बात करूंगा, इसके घटकों की, किसकी बात करूंगा, इसके घटक की। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझना। तो पहले अब मैं डायग्राम में कुछ कारीगरी करने जा रहा हूँ, तो वो देखना आप। देखो डायग्राम में क्या है आपके पास, ये आपका ई ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, ई बी हो गया। मतलब ई ए और ई बी के मान भी निकालिए। तो देखो मान यहाँ पे क्या आ रहा है, परिमाण में समान आ रहे हैं। ई ए और ई बी के मान क्या है यहाँ पे, समान है, केवल दिशा में क्या है, विपरीत है। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखूंगा, उस लाइन को देखना आप, समझना, और क्या लिख रहा हूँ मैं उसको देखना। देखो वो लाइन क्या है, माना कि जो ई ए तथा ई बी के मान, ई ए तथा ई बी के मान परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, तथा दिशा में क्या है, विपरीत है, दिशा में एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। यानी ये इस डायरेक्शन में, तो ये इसके इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके मान समान है, मान समान है, दिशा क्या है, चेंजेज है। देखो बी से पी की ओर है और पी से ए की ओर है, यानी एक दिशा ये है और एक दिशा ये है। अतः इसको घटकों में वियोजित करने पर, अतः इसको घटकों में वियोजित करने पर, अतः इसको घटकों में वियोजित करने पर। अब देखो जब घटक में वियोजित करेंगे तो मान, घटक कैसे बनते हैं, तो वो ध्यान देना एक बार कि घटक कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो देखो यदि मैं घटक की बात करता हूँ, मान लिया कि आपके पास कोई ये वाला ई ए है, क्या है आपका, ई ए है। यदि मुझे इसका घटक बनाना है तो घटक कैसे, एक्स और वाई दिशा में बनाऊंगा। तो ये जो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला कोई एक्स अक्ष है और ये इसका क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा आपका, ई ए कॉस थीटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे कौन सी कोई सड़क करवट ले रही है तो उसके घटक भी बनाए होंगे कि कैसे घटक बनाते हैं। तो 11th क्लास में सीखा हुआ कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे यदि कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको मैं यदि घटक में तोड़ूं तो ये क्या टूटेगा, जिसके साथ थीटा डिग्री एंगल बनता है वो घटक कौन सा होगा आपका, कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनता वो क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा और ये साइन थीटा। यदि मैं इसको ऐसे बना लूँ, ई ए आपका क्या है, इधर है, क्या है आपका, ई ए इधर है। यदि मैं इसको थीटा बना लूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा बन जाएगा, और ई ए क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास मैं घटक बनाने जा रहा हूँ इस डायग्राम में, इन दोनों के, ई बी के भी बनाऊंगा और ई ए के भी बनाऊंगा। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई 2 घटक है बनाने आपको, घटक का कंसेप्ट समझना एक बार। क्या बनाने हैं मुझे, 2 घटक बनाने हैं। देखो यहाँ पे आपका ई बी है और ई ए। तो सबसे पहले मैं ई बी के घटक बनाता हूँ। तो देखो ये कोई ई बी है आपका, ये क्या है, कोई ई बी है। इसके यदि मैं 2 घटक बनाऊँ तो एक घटक ये बनेगा और एक घटक ये बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा,
और ये क्या हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ठीक है। एक घटक तो ये बन जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे घटक बना लेता हूँ पहले, जो ई बी का एक घटक तो ये बनेगा और एक घटक कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा। तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ कि ये तो कौन सा होगा, साइन थीटा, और यदि ये इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये क्या होगा आपका ई ए कॉस थीटा। क्लियर, एक घटक तो आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब जो दूसरा घटक है वो कौन सा बनेगा, ई ए का, यानी देखो ई ए कैसा है आपके पास, इस तरीके से है, ई ए आपके पास इस तरीके से। तो इसका घटक कैसा बनेगा, एक तो बनेगा इस डायरेक्शन में और एक बनेगा इस डायरेक्शन में। और देखो ये क्या है आपका थीटा है, तो ये भी आपका क्या होगा थीटा। तो देखो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो क्या आएगी, सॉरी ये तो क्या आपका ई बी है, क्योंकि ये ई बी का घटक बनाया है। अब ई ए का तो मैं अब बना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था आपका ई ए। तो देखो ये यदि थीटा बना रहा है तो ये घटक तो कौन सा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा, ठीक है। यदि ऐसे याद रखना है, आप घटक में किसी भी कंपोनेंट को घटक में तोड़ना आना चाहिए, तो जिसके साथ थीटा डिग्री एंगल बनता है वो क्या होगा, कॉस थीटा वाला घटक, बाकी क्या होगा साइन थीटा वाला घटक। तो यहाँ पे थीटा माना था तो थीटा के लिए ई बी कॉस थीटा आ गया, ई बी का घटक तोड़ा तो ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा। यदि मैंने ई ए का घटक तोड़ता हूँ, क्या ई ए का घटक तोड़ता हूँ, तो देखो यदि मैं ई ए का घटक तोड़ता हूँ तो एक घटक तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इसका मान क्या होगा ई ए साइन थीटा, और ये वाला जो घटक होगा एक इसका इसी के ऊपर ही घटक बनेगा, इसी के ऊपर ही घटक बनेगा, तो वो क्या आएगा ई ए कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि दोनों घटक, देखो यहाँ पे आप क्या जानते हो, इसको घटकों में वियोजित तो कर लिया मैंने, यानी ई बी के घटक ये ब्लू वाला बनाए और जो ई ए का घटक है वो क्या बनाए, रेड वाला बनाए, क्या बनाए, रेड वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घटक में वियोजित कर लिया, अतः हमने देखा कि ई बी का मान है, ई ए का मान है, क्या होता है, समान होता है। बट यहाँ पे इस घटक में देखो जो इसका लंबवत घटक है, ये इसका लंबवत घटक कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव का जो लंबवत घटक है वो क्या है, ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। ई बी का और ई ए का मान क्या है आपका, समान है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लस वाई में है, ये माइनस वाई में, मतलब ये वाले दोनों घटक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है, समान है। तो ये वाला घटक और ये वाला घटक आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, अतः इसको घटकों में वियोजित करने पर विद्युत द्विध्रुव के लंबवत घटक, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत घटक, लंबवत घटक कौन कौन सा घटक है, ई बी साइन थीटा एवं कौन सा ई ए साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण, तथा क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक है यानी एक्स डायरेक्शन में क्षैतिज कहलाता है। क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण, देखो इसकी डायरेक्शन कैसी है, ई बी कॉस थीटा इधर है, ई ए कॉस थीटा इधर है, यानी दोनों एक दिशा में है। दोनों एक दिशा में होते हैं तो क्या होंगे, दोनों घटक जुड़ जाएंगे। तो एक दिशा में होने के कारण क्या होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला घटक तो क्या हो गया आपका, निरस्त हो गया। तो जो ये वाला घटक था, ये वाला घटक और ये वाला घटक तो यहाँ से क्या हो गया, निरस्त हो गया। अब आपके पास बचा क्या, तो आपके पास जो नेक्स्ट घटक आएगा यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा आपका, देखो वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपके पास E इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपके पास, ई ए कॉस थीटा प्लस का, देखो इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो क्या माइनस आई कैप, क्योंकि इधर है ये भी, और दूसरा क्या होगा ई बी कॉस थीटा, और इसकी भी डायरेक्शन क्या है आपकी माइनस आई कैप, ठीक है। यानी दोनों एक ही दिशा में, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। यदि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ से आप क्या जानते हो, देखो कि जो ई ए और ई बी है उसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी, समान रहती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2EA कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप। क्लियर, यही आएगा आपके पास। अब मैंने क्या किया, देखो ई तो ऐसे का ऐसे रखा, ये क्या है आपका 2EA का मान क्या रख सकता हूँ, 1/4πε0 अभी निकाला था, क्या मान निकाला था, ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, क्या था, यही था आपके पास। और यहाँ पे क्या था आपका कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या थी आपकी माइनस आई कैप। अब मुझे बताओ, यदि ये आपका थीटा है तो ये आपका थीटा होगा क्या,
ये आपका थीटा होगा एकांतर कोण। यदि जेड बन रहा है यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये थीटा होगा। और इस थीटा से मैं क्या निकालूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ट्राइंगल क्या, ए ओ और पी से, ए ओ पी से। तो देखो यहाँ पे मैंने घटक निकाल लिया। तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, लाल कक्का से निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण होता है। जानते हो आप लाल कक्का, जानते हो ये होता है लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक है। तो कॉस क्या आ जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण। तो देखो आधार बटा कर्ण यानी आधार क्या है आपके पास, आधार क्या है आपका, इस ट्राइंगल की बात करें ए ओ और पी में, तो आधार क्या है आपका ए, कर्ण क्या है आपका ए पी, कर्ण क्या है आपका ए पी। और ए पी की वैल्यू आप जानते हो, कर्ण की वैल्यू क्या आती है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या आता है, अंडर रूट आता है, यही आता है। तो देखो जो ई आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, क्यू ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा आपके पास। फिर क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या। यहाँ पे क्या किया मैंने, जो घटक था इस घटक को कंसेप्ट याद रखना, ये जो घटक है इसका कंसेप्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि घटक को किस तरीके से तोड़ना है। तो ई भी घटक था, प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको मैंने घटक में तोड़ा, तो एक घटक ये बना, एक घटक ये बना। जो माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये था तो उसका घटक मैंने तोड़ा, ये इधर था तो एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने घटक बनते हैं, ठीक है। तो घटक का यदि अलग से डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, घटक वाला कंसेप्ट हो गया। मैंने देखो 2 घटक निरस्त कर दिए क्योंकि ई और ई बी का मान समान है। ये दोनों घटक क्या कर दिए मैंने, ऐड कर दिए। तो दोनों को ऐड कर लिया। ई और ई बी का मान अभी अपन ने निकाला है, इसके पहले ई और ई बी का मान निकाला था, दोनों एक जैसे थे। वो मान क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान रखना जो Q है वो मैं थोड़ा लंबा करता हूँ और A है वो आपका मैं इस तरीके का करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार लिखिए, फिर मैं इसके आगे की कैलकुलेशन करवाता हूँ। लिखिए इसको जल्दी। थोड़ा लिखने की स्पीड रखना, यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी आराम से लिख सकते हो। थोड़ा घटक वाला कंसेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आपने समझा भी होगा, जहाँ भी आपने फिजिक्स पढ़ी है वहाँ पर समझाया गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझा गया है तो भी मैंने एक एक टर्म को, घटक को कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या आया, E इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, देखो E इज इक्वल टू 2 तो ऐसे का ऐसे, तो 2 ऐसे का ऐसे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया आपका क्यू ए आ गया, ठीक है। ये क्यू और ए था मैंने साथ में लिख दिया। ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है यानी इसकी घात 1 है। इसकी घात कितनी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो अंडर रूट होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ये वाला क्या है आपका अंडर रूट है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/r स्क्वायर, इसकी पावर कितना अंडर रूट हटा के 1/2 लिख सकता हूँ। तो देखो ये 1/2 यानी ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। यदि ए आपको यहाँ लिखना हो तो यहाँ लिख लेना, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या, माइनस आई कैप, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, जो नीचे की पावर है वो ऐड हो जाएगी, इसकी घात 1, इसकी घात 1/2, 1 प्लस 1/2, देखो आधार समान है, घात अलग अलग है, घात जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 2/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा क्यू ए, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी आपकी 3/2, और ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन माइनस आई कैप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो पहले वाले केस में माना था, जो अक्षीय वाला लिया था, वहाँ पे मैंने क्या माना था कि ए का मान है, ए का मान
आर की अपेक्षा कम होता है, आर की अपेक्षा अल्प होता है, अल्प होता है। तो मैंने क्या माना था, ए को नगण्य माना था, यानी ए क्या लेस देन है आर, तो ए को मैं नगण्य मान सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2/4πε0, ये क्या 4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू ए अपॉन में क्या आ जाएगा, ए को नगण्य मान लिया, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, यानी देखो आर स्क्वायर से क्या है 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा आपका माइनस का आई कैप। तो ये क्या आएगा आपका ई इज इक्वल टू 1/4πε0, इस 2 को मैं इसके साथ ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2AQ अपॉन में क्या हो जाएगा R³ और डायरेक्शन क्या माइनस का आई कैप। क्लियर, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, देखो यहाँ से इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है क्या, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2AQ, और आप जानते हो कि जो P वेक्टर होता है वो क्या होता है 2AQ होता है। ठीक है, यदि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के रूप में लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा आपका P वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका R³ और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का आई कैप। ये आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये माइनस क्या व्यक्त कर रहा है, ये माइनस यदि मैं आगे लाऊं तो ये व्यक्त क्या करेगा, ये व्यक्त करेगा कि जो विद्युत क्षेत्र आया यानी जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा है, जो P वेक्टर है उसके ऑपोजिट क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के विपरीत होगी, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के विपरीत होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू KP अपॉन में R³ और ये आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी माइनस आई कैप, यानी या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का। ठीक है, तो माइनस का क्या आएगा, ये माइनस क्या व्यक्त कर रहा है कि जो P की दिशा है उसकी ऑपोजिट दिशा किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो मैंने लिख दिया कि यह स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, क्लियर, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो लिखिए इसको, देखो मैं एक एक टर्म आपको एकदम एक्सप्लेन करके करवा रहा हूँ, एक भी टर्म मैंने स्किप नहीं की है, क्योंकि मैं टर्म खाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो तो कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना, बट एक एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको एक एक टर्म समझ में आए। अब इसमें मुझे कोई बता सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे अक्षीय रेखा में आया था वैसे ये क्या है आपका निरक्षीय क्या है। तो यहाँ पर आप ई के नीचे निरक्षीय भी लिख लेना, क्या लिख लेना, निरक्षीय, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, निरक्षीय का है। और इसके नीचे एक यदि लाइन लिखनी हो तो वो भी लिख सकती हो कि यह विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। यह समीकरण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, और इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -q से +q होती है, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, +q से -q हो जाएगी। यानी निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, +q से -q हो जाएगी। ठीक है, आपने लिख लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख लेता हूँ। देखो रिजल्ट क्या आया आपका, जो रिजल्ट आया उसको लिख लो। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया आपका, E इज इक्वल टू
ई निरक्षीय इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस का के पी, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो के पी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा आर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो ये माइनस क्या व्यक्त कर रहा है, पी की ऑपोजिट दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखो एक तो इसमें एक रिजल्ट ये लिख सकते हो कि जो ई समानुपाती होता है वो क्या होगा 1 अपॉन आर क्यूब के, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के घन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक रिजल्ट ये लिख सकता हूँ। दूसरा क्या लिख सकता हूँ कि जो ई की दिशा है, ई की दिशा पी की दिशा के विपरीत होगी, पी की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने यहीं से निकाला है, पी की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, मतलब क्या, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। क्लियर, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब देखो ये तो आप लिख लेना जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब मेरा एक कंसेप्ट देखो जो कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में आपने पढ़ा है, यदि आपको ध्यान हो, मैंने अक्षीय क्या निकाला था, जो ई अक्षीय निकाला था वो क्या था आपके पास, वो फॉर्मूला आया था 2kp अपॉन में क्या आया था आर क्यूब आया था। और जो ई निरक्षीय निकाला है, ई निरक्षीय निकाला है वो क्या आया आपके पास, kp अपॉन में आर क्यूब आया है। क्या आया, kp अपॉन में आर क्यूब आया है। यदि मैं इसके परिमाण की बात करता हूँ तो ई अक्षीय और ई निरक्षीय दोनों ये निकले हैं। कल वाला जो डेरिवेशन किया उसमें ये निकला था, आज वाला डेरिवेशन किया उसमें ये निकला है। तो क्या देखो ये वाला ये क्या है, kp अपॉन में आर क्यूब, kp अपॉन में आर क्यूब, मतलब जो ई निरक्षीय है वो ई अक्षीय का क्या है, दुगुना है। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो ई निरक्षीय है वो 2e अक्षीय होगा। क्या होगा, 2e अक्षीय होगा। क्लियर, जो मैंने लिखा है समझ में आया आपको, क्या लिखा है कि जो ई निरक्षीय है kp अपॉन में आर क्यूब, तो जो ई अक्षीय कितना है आपके पास, 2 तो मैंने हटा दिया, या फिर आप ऐसे लिखो, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर तो लिख लो आप अक्षीय, क्या लिख लो अक्षीय, और यहाँ पर लिख लो निरक्षीय। सही तो लिखा था, इसको जो मैंने लिखा वो सही लिखा था ना पहले, कि ई तो क्या होगा, अक्षीय होगा। देखो ई अक्षीय का मतलब क्या है, ये ई अक्षीय हो गया और ये क्या हो गया, ई निरक्षीय हो गया। क्लियर, तो देखो ये क्या है आपका, जो ई अक्षीय होगा, ई अक्षीय का मतलब क्या, ई अक्षीय की बात कर रहे हैं, तो देखो ये 2 ऐसे का ऐसे रख दिया, ई निरक्षीय कितना है 2kp अपॉन में आर क्यूब, तो ये वापस किसका बन गया, ई अक्षीय का, तो ये किसका बन गया, ई अक्षीय का। तो जो इसका रिलेशन है वो क्या आएगा कि जो ई अक्षीय होता है वो ई निरक्षीय के दोगुने के बराबर होता है। क्या होता है, ई अक्षीय होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि, मैं नीचे एक लाइन लिख लेता हूं, अतः इससे स्पष्ट है कि ई निरक्षीय के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख लो, अतः स्पष्ट है कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दुगुने के बराबर होती है, दुगुने के बराबर होती है। ठीक है, यदि आपको ई निरक्षीय दे दिया जाए तो आप ई अक्षीय निकाल सकते हो। क्या करना है, केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो गया, इन दोनों के बेस पे रिजल्ट हो गया। तो जो ई निरक्षीय था वो तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर देना, और इसके आगे एक नोट लगा के लिख लेना। क्या लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, और इसमें ये आप लिख देना कि ई अक्षीय ये था, ई निरक्षीय ये था। यदि दोनों के बीच में मैं रिलेशन निकालता हूँ तो ई निरक्षीय का दुगुना होता है, वो ई अक्षीय के बराबर होता है। देखो यहाँ पे 2kp अपॉन में आर क्यूब आ रहा है, यहाँ केवल क्या आ रहा है, kp अपॉन में आर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो अतः इससे स्पष्ट है कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दुगुने के बराबर होती है। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया। और यहीं पे अपना ये वाला जो चैप्टर है, इसका ये वाला जो डेरिवेशन था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें 2 डेरिवेशन आती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा
पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इस पूरी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट लगा देना। जो आपकी ये 3 क्लास हुई है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख दिया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही, फिर अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। चैप्टर 1 नंबर 1 के एंडिंग में अपन आ गए हैं, अब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की, जो अपने वीडियो लेक्चरर की क्लास है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके पास क्लास के ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, ताकि अपन को भी अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिनको समझ में आ रहा है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने क्लास का नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज से भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हो। और जिसने भी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है विशेष फिजिक्स क्लासेज के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेवे, क्योंकि वहाँ पर अपनी रेगुलर रूप से प्रतिदिन हर रविवार को क्विज के माध्यम से 7 दिन में जितना भी पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आप उस टेस्ट को अवश्य देवे, ताकि पता लग सके कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपका वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।